Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. I welcome you all again. I am your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number 2 for the class 12, of course for the NEET and JEE as well. And we are discussing the part carboxylic acids. Already we have discussed lecture number first, जिसमें हमने introduction किया था और हमने कुछ क्लासिफिकेशन की थी और नॉमेनक्लेचर किया था हमने. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं नॉमेनक्लेचर में ही पहले कुछ एग्जांपल्स आपको फिर से कराऊंगा और उसके बाद जो है हम अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा जो आपके एनसीईआरटी जो है बुक में दी गई है, तो मैं उन्हीं को दूंगा. आप भी कोशिश कीजिए पहले खुद नाम करने की, उसके बाद अगर नहीं आता है आपको तो फिर मैं आपको कराऊंगा. तो पहली एग्जांपल जो है वो ये है. देखिए फंक्शनल ग्रुप मैंने रखा है COOH, CH2, CH2 और मान लो यहां से मैंने फिनाइल की रिंग रखी है. चलो मैं 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखूंगा, तब तक आप इनको नाम करो. दूसरी एग्जांपल्स, ये पहले एग्जांपल है, आप नाम कीजिए, अगर आपको आएगा फिर मैं लिखूंगा. दूसरी एग्जांपल आप ये लेंगे COOH, CH डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 4. इसके बाद ले ले आप CH2, यहां से लेंगे CH, CH3, CH3. ये एक और एग्जांपल है आपके सामने, तो मैं लिखूंगा एग्जांपल नंबर 2. चेक कीजिए. उसके बाद मैं एक और एग्जांपल नीचे देता हूं, COOH, CH2 और ये मैंने फिनाइल की रिंग रखी है, इसका आप नाम कीजिए. एक और मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखिए, मान लो एग्जाम्पल नंबर 3 थी, ये मान लो एग्जाम्पल नंबर 4. चलिए नाम कीजिए. अगर किसी का कॉमन नेम भी आपको याद होगा या आएगा तो आप लिख सकते हो. चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, उसके बाद CH3, CH, CHO, COOH. एक और एग्जांपल, यहाँ पे लिखेंगे आप ऐसे लिख सकते. चलिए एक और ये है और एक और मैं लेता हूँ, उसके बाद हम आगे जाएंगे. ये मैंने ऐसे C6H5, CH2, CCl, CH, COOH. बहुत सिंपल मैंने दिया. तो चलिए नाम करते हैं. देखो पहले देखते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है और ये आप नंबरिंग में लाओगे, ठीक है ना.
तो पहले आप चेन सिलेक्ट करोगे तो सिंस नंबरिंग यहाँ से होगी, इट विल बी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और ये बेंजीन रिंग जो है फिनाइल रिंग, ये सारी की सारी सबस्टिट्यूएंट आप ट्रीट करोगे। तो अगर आप IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो वही हम करेंगे यहाँ पे। तो आप देखोगे पहले सबस्टिट्यूएंट हम लिखते हैं, तो तीसरी पोजीशन पे सबस्टिट्यूएंट है तो हम ऐसे लिखेंगे 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, देखिए 3 फिनाइल, और उसके बाद क्या है, उसके बाद वर्ड रूट होता है वो 3 कार्बन एटम वाला है तो आएगा प्रोप, इट विल बी प्रोप, एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो दैट में, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड है तो इट विल बी प्रोपानोइक एसिड। तो ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। तो ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हुआ पहले कंपाउंड का 3 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड। सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड। उसके बाद आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है, तो यहां से भी आपको क्या करना है, यहां से भी नंबरिंग करनी है पहले आपको। तो नंबरिंग आप देखिए, आपको एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखिए, व्हाइल नंबरिंग द कार्बन चेन कोशिश करनी है कि अगर फंक्शनल ग्रुप में भी खुद कार्बन प्रेजेंट है या फंक्शनल ग्रुप वाले के साथ जो कार्बन अटैच्ड होता है, कोशिश करनी है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। तो अगर हम वो ट्रेंड देखेंगे, जाहिर सी बात है ये कार्बन नंबर 1 रहेगा, फिर हमारा ये 2, ये 3, ये होगा 4, एंड दिस विल बी, या तो इसको 5 कहो या तो इसको कहो। तो आपका सबस्टिट्यूएंट जो है यहाँ पे वो मिथाइल ग्रुप है, ये दिस विल बी ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट। तो पहले हम सबस्टिट्यूएंट लिखते हैं, तो इट विल बी 4 मिथाइल, इट विल बी 4 मिथाइल, हमेशा नंबर और अल्फाबेट के दरमियान डैश लगाया जाता है, इट विल बी 4 मिथाइल। फिर वर्ड रूट देखो कितने हैं, 5 कार्बन है, इट विल बी पेंट, इट विल बी पेंट, मगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3, स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो हम ऐसे लिखेंगे पेंटूइन ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली लिख सकते हैं एनोइक एसिड। तो ये है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर इस वाले कंपाउंड का। आई होप सबको आ गया। उसके बाद देखिए तीसरा जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप यहां से है, तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा और ये होगा 2। इस टाइम फिर से फिनाइल ग्रुप जो है आप ट्रीट करोगे इसको सबस्टिट्यूएंट, तो ये आपका सबस्टिट्यूएंट रहेगा। तो इसका नाम कीजिए IUPAC नॉमेनक्लेचर, मैं ऐसे लिखूंगा IN, दैट इज इंटरनेशनल नेम, दैट विल बी 2 फिनाइल। तो हम ऐसे लिखेंगे 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, सिंस 2 ही कार्बन है तो इट विल बी एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड इज इट्स नॉमेनक्लेचर डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपको ये बात कह दूं कि 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड को कॉमन नेम जो है फिनाइल ग्रुप है, और ये देखिए मान लीजिए ऐसे था CH3COOH, सबको पता है ये एसिडिक एसिड है। अगर आप एसिडिक एसिड में से एक H निकालेंगे उसके बजाय फिनाइल ग्रुप डालेंगे, जो मैंने यहाँ पे किया है देखें, तो इसका कॉमन नेम जो होगा दैट विल बी फिनाइल, सीधे ही फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए, इस कंपाउंड को नाम करेंगे। तो इस कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 सिंस 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है और इसलिए वो दोनों नंबरिंग से बाहर जाएंगे, तो इट विल बी कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो पेरेंट कंपाउंड बेंजीन है और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो 1 और 3 पोजीशन पे है, तो इसका नाम जो होगा वो होगा शाबाश बेंजीन, बेंजीन ऐसे आएगा 1, 3, सिंस 2 ग्रुप है तो इट विल बी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक, तो मैं नीचे लिखता हूं जगह नहीं है, एसिड, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स इसका कॉमन नेम है आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। ये मैंने कल भी किया था, मैंने इसके आइसोमर बनाए थे। मैंने एक बनाया था थैलिक एसिड जिसमें मैंने 2 कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 और 2 पे रखे थे, दूसरा बनाया था 1 और 4 पे, उसको हमने कहा था टेरिथैलिक एसिड। और अगर कार्बन नंबर 1 और 3 पे है मेटा पोजीशन पे, उसको हम आइसोथैलिक एसिड कहते हैं। तो ये था इसका नॉमेनक्लेचर। अब हम का एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 5 देखिए यहाँ पे क्या है, तो चलो मैं ये क्लोरीन यहाँ हटाता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ, हमें ऊपर थोड़ी जगह आ जाएगी। देखिए यहां से फिर से आपको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग विल बी 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। देखिए चलिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2
CH2, एक सेकेंड, थोड़ी सी चेंज करते हैं, थोड़ी सी चेंज। CH2 CH3, चलिए मैंने थोड़ी सी चेंज की। अब नंबरिंग कीजिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये हो गया कार्बन नंबर 4 और ये हो गया कार्बन नंबर 5। अब देखिए 3 पोजीशन पे ये ग्रुप आएगा, हालांकि ये अल्डेहाइड ग्रुप है लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो जब आपके पास दोनों ग्रुप है तो प्रायोरिटी में कार्बोक्सिल ग्रुप आता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उस टाइम दूसरा फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है। तो यहाँ पे CHO ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है, और जब सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है तो CHO ग्रुप को उस टाइम फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। तो किस पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन पे। तो देखो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इट विल बी 3 फॉर्माइल, ऐसे लिखेंगे, इट विल बी 3 फॉर्माइल, 5 कार्बन है तो सीधे लिखेंगे पेंटानोइक एसिड। बहुत सिंपल है, पेंटानोइक एसिड। देखिए उसके बाद देखो छठी एग्जांपल, अगर आप 6th एग्जांपल करोगे तो 6th एग्जांपल जो है आपकी आप चेक कर सकते हैं। 6th एग्जांपल में अगर आप नाम करेंगे इसका, तो देखिए फिर से आपको नंबरिंग करनी है। तो जब नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से ही करेंगे। तो दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो यहाँ पे फिर से डियर स्टूडेंट्स फिनाइल ग्रुप जो है वो ट्रीट होगा एज फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे क्लोरो ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होगा। तो चलिए कीजिए आप नाम इसका। तो देखिए अब आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो दूसरे पे है, दूसरा तीसरे कार्बन पे है। तो अब एक तो है क्लोरो, दूसरा है फिनाइल। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो आप फॉलो करेंगे। तो पहले C आएगा कि P आएगा? तो पहले तो C आता है, तो लिखेंगे हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर ऐसे, दैट इट विल बी शाबाश 2 क्लोरो और 3 पोजीशन पे फिनाइल है तो फिर से लिखेंगे डैश 3 फिनाइल, 2 क्लोरो 3 फिनाइल, और उसके बाद आएगा रूट वर्ड, वो तो 3 कार्बन है, दैट विल बी प्रोपनोइक एसिड, बिकॉज ओइक एसिड इसलिए बिकॉज फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। Dear students, this was the quick revision, quick recapitulation of the nomenclature। तो ये हमने फिनिश कर दिया। अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, और उसी पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और फिर हम प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ जाएंगे। तो देखिए मैं यहां पे लिखता हूं हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। देखिए ये हमने हेडिंग लिखी स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है। अब आपको पता है कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो हम लिखते हैं ऐसे COOH, इस ग्रुप को आप कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो जनरल अगर हम देखेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो जनरल फार्मूला सबको पता है वो क्या है, वो है RCOOH। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करोगे तो दैट इज ARCOOH, ऐसे। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये है एरोमेटिक। तो जनरल हम लिखते हैं ARCOOH। अब देखिए अगर आपने हम इस जिसको आप कहते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड है, हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड से डेरिवेटिव्स हासिल कर सकते हैं, बिकॉज आपको इस यूनिट में इनके डेरिवेटिव्स भी पढ़ने होंगे। डेरिवेटिव्स वो कैसे करेंगे, देखिए अगर आप ये OH ग्रुप, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में से RCOOH ग्रुप में से OH ग्रुप रिप्लेस करते हो बाय Cl ग्रुप,
मैं यहां पे लिखता हूं नीचे रिप्लेस OH, यानी कि OH ग्रुप अगर आप रिप्लेस करते हो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो RCOOH ग्रुप है, ये जो OH है लास्ट में, अगर आप ये रिप्लेस करते हो किससे, मैं यहां पे लिखता हूं ऐसे प्लस Cl ग्रुप से, तो बताइए क्या बनेगा उस टाइम, ये बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा RCO। अब OH के बजाय आएगा Cl। उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स उनको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो एसिड क्लोराइड जो है बेसिकली ये डेरिवेटिव है जो एसिड से बनाया गया, इनको हम कहते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। ये भी आप इस यूनिट में आगे पढ़ेंगे। दूसरी बात जरा एक और करते हैं, अगर हम अब रिप्लेस करेंगे OH, करेंगे रिप्लेस बाय OR ग्रुप से, ऐसे OR ग्रुप से, ऐसे मैं प्लस लिखूंगा, यानी कि आप ऐड कर रहे हो, ये आपने रिप्लेस कर दिया, तो हम उस टाइम, चलो मैं प्लस प्लस में नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा मैं सीधे फ्री बैलेंसिंग के हिसाब से। तो उस टाइम आपका कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए RC डबल बॉन्ड O, OH के बजाय क्या आएगा OR, तो उस टाइम आपका कंपाउंड बन गया एसिटर। देखिए उस टाइम आपका कंपाउंड बन गया एसिटर। तो एसिटर क्या है, एसिटर डेरिवेटिव है एसिड का, एसिड डेरिवेटिव। तीसरी बात, अगर अब आप OH को रिप्लेस करेंगे मान लो NH2 ग्रुप से, ऐसे NH2 ग्रुप से, तो उस टाइम आपका कंपाउंड क्या बनेगा RCO, OH के बजाय डालिए NH2, तो आप ऐसे डालेंगे NH2, तो उस टाइम आपका कंपाउंड जो है वो बनेगा एमाइड। इनको एमाइड्स कहते हैं, ये कंपाउंड एमाइड बन गया, एसिड डेरिवेटिव। सबको क्लियर हो रहा है? तो आपको एसिड क्लोराइड मिला, आपको एसिटर मिला, ठीक है ना, आपको एमाइड मिला RCONH2। और तीसरी बात, अगर आप इस ग्रुप को रिप्लेस करोगे OH को, देखो RCO, अगर आप इस ग्रुप को रिप्लेस करोगे इस ग्रुप से OC डबल बॉन्ड OR से, इस ग्रुप को इस ग्रुप से रिप्लेस करोगे, तो बताइए क्या बनेगा। देखिए ना, OH के बजाय आप इतना बड़ा ग्रुप डाल रहे हो, तो देखो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O तो है। अब इस OH के बजाय आप ये ग्रुप डाल रहे हो, तो क्या बनेगा OC डबल बॉन्ड OR। अब एक चीज ध्यान में रखनी, ये R इस R से बराबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, दैट्स वो देख लेंगे फिर आप। तो अगर आपका ऐसा कोई कंपाउंड है, तो उन कंपाउंड्स को एनहाइड्राइड्स कहते हैं। तो इस कंपाउंड को आप एनहाइड्राइड कहते हैं। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। इनको डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड कहते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है, डेरिवेटिव ऑफ एसिड का मतलब होता है जो आपने एसिड से बनाए हो। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड क्लोराइड, एसिड एसिटर, एसिड एमाइड है, एमाइड्स कहते हैं इनको, एंड एसिड एनहाइड्राइड या सीधे इनको एनहाइड्राइड भी कहते हैं। एनहाइड्राइड्स की कभी आप जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखते हो R, देखिए RCO, कभी कभार देखिए ऐसे लिखा होता है RCO, RCO, RCO कितने हैं 2, तो ऐसे लिखते हैं 2, और लास्ट में O ऐसे डाला जाता है। तो ये भी तरीका है एनहाइड्राइड लिखने का। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा हुआ ये R डैश अलग था, तो उस टाइम आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे R को आप रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उस टाइम आपको खोल के लिखना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे दिखाया, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो दीज ऑल आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड, और इनको एसिड डेरिवेटिव्स भी कहते हो आप। इनको इस यूनिट में आगे जो है इनकी बात भी हो जाएगी। तो चलो ये थोड़ा रह गया था जो मैंने अभी क्लियर कर दिया। तो हम वापस आते हैं, हम यहाँ पे बात करने वाले थे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप की। तो मैं इरेज करता हूं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे स्ट्रक्चर की बात करोगे आप, तो देखो कार्बोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए C डबल बॉन्ड O H। देखिए ये कार्बोक्सिल ग्रुप का जो है स्ट्रक्चर मैंने जनरल बनाया। आपको पता है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो प्लानर है। मैं आपको फिलहाल अब ये डायरेक्ट बताऊंगा ऐसे, इसका स्ट्रक्चर प्लानर है। बिकॉज आपको पता है दैट यहां पे
इस बॉन्ड का तो बेंड शेप होगा ही, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जाहिर सी बात है। हालांकि ये ऑक्सीजन sp3 है, लेकिन आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में भी आपने पढ़ा है दैट शेप को डिटरमिन करने के लिए एक मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मेन जो उसमें होते हैं, उसमें हालांकि लोन पेयर्स भी आते हैं, लेकिन वेस्पर थ्योरी की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वही शेप जो है वो डिटरमिन करते हैं, और बाकी अगर उसमें लोन पेयर एक्स्ट्रा हो गए वो फिर उसको डिस्टॉर्ट करते हैं। लेकिन बॉन्ड से आपको, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड, इसीलिए हम कहते हैं कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा उसी डायरेक्शन में फिर स्ट्रक्चर बनेगा, शेप बनेगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि वेस्पर थ्योरी का अगर आप इस्तेमाल करोगे, इवन हाइब्रिडाइजेशन का भी इस्तेमाल करोगे, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है प्लानर होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बॉन्ड एंगल्स जो होंगे, यहाँ पे यहां से करो दे विल बी 120 डिग्री। तो इसका मतलब है अगर आप कार्बोनिल कार्बन देखोगे यहाँ पे, आपको जाहिर सी बात है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। को पता है प्लानर का मतलब ही है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन sp2 देन द बॉन्ड एंगल जो होता है इसका, देन द बॉन्ड एंगल जो इसका होगा वो होता है 120 डिग्री के बराबर। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट दिस कार्बोक्सिल ग्रुप इज अ प्लानर, group. Therefore, it can be attacked by the reactant species. That is definitely a nucleophile, वो हम देखेंगे आगे। और therefore planar है, वो बैक साइड से भी कर सकते हैं, यानी टॉप साइड से भी कर सकता है, बॉटम साइड से भी कर सकता है, या आप कह सकते हो फ्रंट साइड से भी कर सकेगा या बैक साइड से भी, डिपेंड करता है आपने मॉलिक्यूल को किस प्लेन में रखा है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, यानी कि स्ट्रक्चर इसका प्लानर है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, इस बात को समझिए। नोट क्या है, मैं इरेज करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं। नोट ये है दैट आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो आप, जो कि क्या है RC डबल बॉन्ड OOH, या आप कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, कार्बोनिल कंपाउंड जो कि अल्डेहाइड या कीटोन है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जिनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है कार्बोनिल ग्रुप की वो ये है। इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी साथ में है, इसलिए इसको कहते हैं कार्बोक्सिल, कार्बो प्लस ऑक्सिल, दैट इज कार्बोक्सिल इज कार्बोनिल। कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए क्या चाह रहा हूं, देखिए डिफरेंस क्या है, वही इंपॉर्टेंट नोट है, ये चीज समझ लेना। हालांकि ये चीजें आपकी बुक्स में भी लिखी होती है, बट स्टूडेंट्स ये चीजें पिकअप नहीं कर पाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो ये 2 करोड़ की बात कह रहा हूं, देखो क्या है, यहां पे भी कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। यहां पे भी कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये भी डेल्टा नेगेटिव होगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। यहां तक तो सबको समझ आया। लेकिन कहना क्या है मुझे, कहते हैं कार्बोनिल कार्बन, या मैं ऐसे कहूंगा डेल्टा पॉजिटिव। देखो अगर बात समझोगे ना, कोई मुझे कहेगा सर यहाँ पे ये कार्बन जो है ना, ये 2 साइड ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसका मतलब है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव जो होना चाहिए वो इस वाले डेल्टा पॉजिटिव से क्या होना चाहिए, ज्यादा। दिख तो ऐसा ही रहे, बिकॉज ये देखो ना, ये कार्बन जो है इसको यहां से भी ऑक्सीजन है, यहां से भी ऑक्सीजन है, तो 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन 2 साइड से है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, उसकी वजह से डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे आएगा और ज्यादा आना चाहिए, यहाँ पे तो एक ही साइड ऑक्सीजन है, तो आपके हिसाब से डेल्टा पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस। बट एक्चुअली पता है रीजन क्या है, रीजन ये है इसका उल्टा है, डेल्टा पॉजिटिव इसी वाले कार्बन पे ज्यादा है देन दिस। वही तो इंपॉर्टेंट नोट है, वही तो 2 करोड़ की बात है। अब वो है क्या, मैं पहले यहां पे लिखता हूं और उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि ऐसा क्यों है। तो मैं क्या लिखूंगा पहले, देखो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जिसका जिगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसको पता इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उसे इलेक्ट्रॉन से लव ज्यादा होगा। तो लविंग इलेक्ट्रॉन, जिस सेंटर का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसको इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ज्यादा होती है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन से लव होता है, तो उसको हम कहते हैं फिलिक। फिलिक का मतलब है लव।
तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मीन्स लव विद इलेक्ट्रॉन्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। किस कार्बन को इलेक्ट्रॉन से लव ज्यादा होगा? जिसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो मैं पहले ये टर्म आपको क्लियर करवाना चाहता हूं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होता है। तो वो मैं यहां पे लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? पहले हम नोट लिखेंगे, उसके बाद में क्लियर करूंगा ऐसा क्यों है। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज and hence electrophilicity इलेक्ट्रोफिलिसिटी समझ गए ना मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब है हैविंग टेंडेंसी टू हैविंग लव विद इलेक्ट्रॉन्स। वो उसी का ज्यादा होगा जिसका डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा। तो जिसका डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी ज्यादा है। सो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बन। हाँ ऐसे लिखेंगे, देखो बेटर वर्ड है, ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बन। फिर से कह रहा हूं, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बन इज मोर या ग्रेटर देन कार्बोनिल कार्बन यानी कि ये। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होगा, सर ऐसा क्यों? यहां पे तो 2 ऑक्सीजन है, यहां पे तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज फिर ज्यादा होना चाहिए। एक सेकंड, मैंने क्या लिखा? मैंने मोर लिखा तो नहीं, आप लिखेंगे लेस। फिर तो ये आप ही का स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे लेस, मैं क्लियर करूंगा। मैं फिर से कहूंगा, आप कहेंगे सर होना तो चाहिए था मोर, क्योंकि कार्बोक्सिल वाला कार्बन जो है वो तो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, उस पर तो डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आना चाहिए। लेकिन आप तो इसका रिवर्स कह रहे हो, आप कह रहे हो उसी को लेस है। ऐसा क्यों है? तो पहले मैंने आपको टर्म समझाई कि इसका मतलब क्या है, आप रीजन समझो। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस देन द कार्बोनिल कार्बन ड्यू टू रेजोनेंस in carboxyl group, due to resonance in carboxyl group। उस रेजोनेंस की वजह से जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कार्बोक्सिल वाले कार्बन पे होता है वो कम होता है, उसी वजह से वो कम होता है, अदरवाइज होना ज्यादा था। देखो अब मैं बताऊंगा यहाँ पे कैसे। यहां पे देखो कार्बोक्सिल वाले कार्बन पे R C डबल बॉन्ड O और H था ऐसे, ठीक है ना। और यहां पे क्या था? यहां पे मान लो R, चलो यहां पे मैं लेता हूं ये वाला कार्बन C डबल बॉन्ड O। देखिए दोनों में दिखाऊंगा, ये रहा एक अल्डिहाइड और मान लो दूसरा मैं बनाऊंगा कीटोन। कार्बोनिल कार्बन जो है, कार्बोनिल कंपाउंड्स वो मैंने दोनों बनाए। अब खुद देख लो, यहां पे डेल्टा नेगेटिव, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, ये पता है। यहां पे डेल्टा नेगेटिव, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, ये सबको पता है। यहां पे भी डेल्टा नेगेटिव और यहां पे भी डेल्टा पॉजिटिव, ये तो पता है। सर अब हमारा क्वेश्चन ये था दैट इस वाले कार्बन पे यहां से एक और ऑक्सीजन था, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहिए, इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव और ज्यादा आना चाहिए, लेकिन आपने उसका रिवर्स कर दिया। वो इसलिए बिकॉज आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड एंड इसको क्या है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। बेसिकली इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हो रही है रेजोनेंस में। देखिए यहां पे ऐसे, जब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गई, जब यहां पे डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पेयर आ गई, इसका मतलब है इसका डेल्टा पॉजिटिव ऑटोमेटिकली वहां पे कम होने लगता है और यहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहां जाता है। यानी कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे ऐसे तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड, देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा ऐसे दूसरा, तो ऐसे बनाएंगे R C, अब यहाँ पे O नेगेटिव आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। सिर्फ इस ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव आता है, इसीलिए फिर क्या होता है, इसीलिए फिर ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस डोनेट करने के लिए इस H को छोड़ देता है ऐसे, और इसीलिए ये एसिड एक्ट करता है। तो क्या बनेगा फिर R C, ऊपर तो O था नेगेटिव ऐसे, फिर डबल बॉन्ड O आ गया और प्लस H पॉजिटिव दे दिया। देखो H पॉजिटिव जब दिया तभी तो एसिड एक्ट किया, और इस पे जो लोन पेयर डोनेट की थी उस पे पॉजिटिव आया, इसने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, अपनी लोन पेयर वापस रेस्टोर कर दी। चल
कर रहे हो ना, और ये जो आयन यहाँ पे बना, ये वाला आयन, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज होता है, सिंस वो डीलोकलाइज करता रहता है, देखो ये फिर वापस आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अगर मैं ऊपर बनाऊं, देखिए अगर मैं ये यहाँ पे इरेज करूं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन बना, अगर मैं यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर इसका बनाऊं, यानी कि मैं कहूंगा ये नेगेटिव वापस आएगा और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे जाएगी, तो क्या बनेगा फिर आर सी, अब ऊपर की जगह डबल बॉन्ड बनेगा और इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब ये है, जो आप इस वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव दिखाते थे, वो इस रेजोनेंस की वजह से कम हो रहा है। तो आपका यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आंसर इसका नहीं है इसमें, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट है, तो रेजोनेंस यहाँ डोमिनेट करता है। तो उस रेजोनेंस की वजह से इस वाले कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव इस वाले कार्बन से कम होता है। जब कम होता है इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी कम होती है। बात समझ आई? तो व्हाट डज इट इंडिकेट नाउ? इसका मतलब ये हुआ, तो बताओ यहाँ पे तो ऐसा कोई रेजोनेंस है नहीं, देखिए ना यहाँ पे खाली आर इफेक्ट ऐसे है, यहाँ पे तो रेजोनेंस है नहीं। तो मुझे बताओ अब तीन में से, अल्डेहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कहां पे ज्यादा है? अगर इसको मैं लिखूंगा स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को, अल्डेहाइड को स्ट्रक्चर सेकंड एंड कीटोन को स्ट्रक्चर थर्ड। बताइए मुझे, आप वैसे सब मुझे बताएंगे कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कहां पे ज्यादा होगा? ज्यादा तो इसमें तो कम होगा ही, उसका तो रीजन मैंने बता दिया। एसिड में तो पहले ही कम होगा। बताओ इन दोनों में से किस में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा? इन दोनों में से कम किस में होगा? देखिए ना यहाँ पे इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे प्लस आर इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है दो साइड से, और यहाँ पे एक ही साइड से। तो सबसे कम अगर इन दोनों में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा वो कीटोन में होगा, और सबसे उसके बाद जो होगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो होगा वो यहाँ पे होगा। तो अगर मैं लिखूंगा ना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑर्डर अगर हम लिखेंगे, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का ऑर्डर अगर हम लिखेंगे कहां पे ज्यादा होगा, तो बताइए डियर स्टूडेंट्स कहां पे ज्यादा होगा? सबसे पहले ज्यादा ज्यादा बताओ किस में होगा? चलो ऑर्डर हम लिखेंगे, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बताओ सबसे ज्यादा किस में होगा? सबसे ज्यादा 2 में होगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए सबसे ज्यादा 2 में होगा, उसके बाद 3 में होगा, और उसके बाद सबसे कम जो है वो 1 में होगा। व्हाट डज इट इंडिकेट? अब जिसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम है, तो इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक जल्दी करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ मुझे इन तीनों में से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कौन ज्यादा दिखाएगा? अल्डेहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की जो रेट होगी, मैं यहाँ पे लिखूंगा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है दैट यहाँ पे ये दो तो एडिशन दिखाते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, और ये वाला जो मसला है ना, ये सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। लेकिन हाँ न्यूक्लियोफाइल जो है द रेट, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं द रेट एट विच, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे, फिर हम प्रिपरेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। द रेट एट विच, द रेट एट विच न्यूक्लियोफाइल, द रेट एट विच न्यूक्लियो, the rate at which nucleophile, that is Nu negative, attacks on delta positive charged carbon is directly proportional to, is directly proportional, that is directly proportional, is directly proportional to the, is directly proportional to the amount of, is directly proportional to the amount of delta positive charge, is directly proportional to the amount of delta positive charge on that carbon. Simple है, simple logic है, simple फंडा है, is directly proportional to the delta positive charge on that carbon. जिस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल उतना ही इजीली और रेडिली अटैक कर सकता है। दैट्स इट, सिंपली आपको याद रखना है। तो आज का वीडियो लेक्चर हमने थोड़ा ब्रीफ कर दिया, और इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक तो नॉमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल्स कराए, थोड़ा रिवीजन हो गया आपका। दूसरा मैंने आपको डेरिवेटिव्स के बारे में बताया, और तीसरा हमने स्ट्रक्चर
ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़ा जो कि प्लानर है, और उसके बाद हमने कहा अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस पे क्या ज्यादा है, मैंने कंपैरिजन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन से दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का थोड़ा शॉर्ट वीडियो लेक्चर हमने बनाया, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 जो है, तो इंशाल्लाह वहां से आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और अगर आपने अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एक्स्ट्रा वो पढ़े हैं, अल्कोहल्स खासकर, तो आप उस वीडियो लेक्चर की तरफ प्रिपरेशन मेथड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज प्लीज उनमें रिवाइज करना, वो आपको बहुत मदद देगा इस वीडियो लेक्चर में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।